सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 6 के अंदर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, और फिजिक्स में आगे जब आप पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स लाइक लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, उन सभी चैप्टर्स के अंदर आपकी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से डिराइव करते हैं। देखिए, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सबसे पहले समझ लेते हैं वो तीन इक्वेशन कौन सी हैं। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो दीज आर द थ्री इक्वेशन। अब इन इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद a का मतलब है एक्सेलरेशन, a का मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब है टाइम, और s का मतलब है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। सो ये हमारे टर्म्स हैं जो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो टोटल 5 टर्म्स होते हैं। जनरली किसी भी इक्वेशन को अगर आप ले लेंगे तो उसमें आपको 4 चीजें गिवन दी होंगी, 4 चीजें होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन, टाइम, तो 4 चीजें, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी 2, टाइम तीसरी और एक्सेलरेशन चौथी। तो इसका मतलब 4 चीजें होती हैं किसी भी एक इक्वेशन के अंदर। क्लियर? तो अब हम इन तीनों इक्वेशंस को पहले डिराइव करेंगे। तो डिराइव करने के लिए हम यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड का। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्राफ समझाए थे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम इन्हें डिराइव करेंगे। और ग्राफ कौन सा यूज करने वाले हैं? वीटी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले मैंने यहां पे ड्रॉ किया एक वीटी ग्राफ। देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया एक वीटी ग्राफ। अब इस वीटी ग्राफ में क्या क्या खास चीजें इसे समझ लेते हैं। देखिए, वीटी ग्राफ आप जानते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि y अपॉन में x एक्सिस मतलब v अपॉन में t, ये एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम किसको? एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। तो मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप मतलब ये वाली लाइन, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट चीज। अब इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो देखिए, अगर ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होता तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन ये ग्राफ यहां से ना स्टार्ट होके यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया O, A, इसको लेट कर लिया B, इसको लेट कर लिया C, इसको D और इसको लेट कर लिया E। आई होप जहां तक बातें क्लियर होंगी आप लोगों को। तो इट मींस अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से लेके यहां तक की जो वेलोसिटी होगी इसे हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी U। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी U। बिकॉज यहां से 0 से लेके यहां तक अगर ये पॉइंट जा रहा है लास्ट में, तो इट मींस ये क्या हो गई? इसकी फाइनल वेलोसिटी। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है? टाइम को। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? t। और ये तो आपको पता है कि वीटी ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम यहां पे यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए स्लोप का ही यूज। तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन। मतलब ये लाइन क्या है? एक्सेलरेशन a। और मैंने बताया था किस पे डिपेंड करती है? y एक्सिस और x एक्सिस पे। मतलब स्लोप कैसे निकलता है? y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। तो y एक्सिस का मतलब हो गया CD और x एक्सिस क्या हो गई? AD। तो मैंने यहां पे लिख दिया a इज इक्वल टू CD और इसको क्या लिख दिया? AD। अब देखो और ध्यान से समझो, इस CD की बात करूं, इसके सामने लिखा है BA। CD की हमें वैल्यू नहीं पता, हमें वैल्यू BA की भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको चेंज करते हैं ऐसे टर्म्स में जिसकी वैल्यू हमें पता हो। इट मींस इस CD को क्या लिखा जा सकता है? CE। ये पूरा कितना है? CE। इस CE में से अगर मैं इस DE को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा? CD। इस CE में से इस D को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बच जाएगा? CD। तो इट मींस इस CD की जगह पे हम यहां पे लिख देंगे, CD की जगह पे लिखेंगे CE माइनस ये क्या है? DE और नीचे लिख दिया AD। आई होप यहां तक बातें क्लियर होंगी। अब इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। CE यहां से लेके यहां तक इसके पैरेलल में क्या है? BO, और BO किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी को। तो इट मींस CE की वैल्यू कितनी हो गई? V, फाइनल वेलोसिटी। DE किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? AO को, और AO का मतलब क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी जगह पे लिख दिया U,
AD उतना ही होगा जितना OE होगा, AD उतना ही होगा जितना OE है, बिकॉज इसके पैरेलल है, तो इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अगर मैं इसे इधर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में, AT इज इक्वल टू V माइनस U, आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर हम U को इस तरफ लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, U प्लस AT, और इस तरफ क्या बच गया, V। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के आप इजीली निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। अब आते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन पे। तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो इक्वेशन किसके ऊपर है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ S आ रहा है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर किसी VT ग्राफ में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो VT ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट किसे रिप्रेजेंट करता है, एरिया कवर्ड को, क्योंकि वेलोसिटी इनटू में टाइम, मतलब लेंथ इनटू में ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है। ऐसी वेलोसिटी इनटू में टाइम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो इट मींस इस ग्राफ का जो एरिया होगा आपको समझना है कि वो एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो मैं लिख सकता हूं S का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब देखिए एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट को हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू, एरिया कितना हो गया, OACDEO। तो इसमें से हम लिख सकते हैं एरिया OACDEO। सो दिस इज द एरिया, ये हो गया एरिया पूरा का पूरा। अब इस एरिया के अंदर ध्यान से समझेंगे तो ट्राइंगल आ रहा है और ये क्या है, एक रेक्टेंगल। तो इसका मतलब इस एरिया के अंदर दो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब OADEO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की अगर हम बात करें इट मींस ACD, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अगर हम इस एरिया और इस एरिया को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया हम निकाल सकते हैं। तो सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका मतलब होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। इट मींस हमने लिखा AO इज द लेंथ एंड दिस वन इज OE ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, दिस वन इज योर राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू में हाइट। तो हमने यहां लिखा हाफ बेस कितना है इसका, AD, बेस इज AD, और साथ में इसे लिख दिया CD, ये क्या होगी, हाइट CD। आई होप से यहां तक बातें आपको क्लियर होंगी। अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बस इस CD की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा था A इज इक्वल टू CD बाय AD। अगर मैं CD को निकालना चाहता हूं तो AD को यहां ले जाएंगे, इट मींस A इनटू में AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। CD की वैल्यू निकालनी है, A इनटू में AD इज इक्वल टू CD। तो हम क्या करेंगे, दिस इज लाइक AO इनटू में OE प्लस में हाफ AD, और CD की जगह मैंने क्या लिख दिया, A इनटू में AD, A इनटू में AD, ये वैल्यू होगी। अब बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, AO क्या है, देखिए यहाँ पे U है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, U। OE यहाँ पे क्या है, देखिए OE टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब T, तो ये क्या बन गया, UT प्लस हाफ। फिर देखिए A यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो हमने यहाँ लिखा A, AD इनटू में AD, दो AD है तो AD का स्क्वायर हो जाएगा। AD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AD OE को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। AD पैरेलल किसके है, OE के, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो इसका मतलब अगर AD दो बार है तो टाइम का भी दो बार लिखने का मतलब स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप सो बहुत सिंपल है, बस एरिया निकाल के हम इसे निकाल सकते हैं। फिर आते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन पे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए थर्ड इक्वेशन देखिए क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें भी s आ रहा है, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और जहां डिस्प्लेसमेंट आता है वहां क्या निकालते हैं, vt ग्राफ में एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहां भी सेम लिखना है, s इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अब बात वही है कि अब फर्क क्या होगा, फिर ये तो सेम यही निकल जाएगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, एरिया तो वही लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था। इट मींस हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ OACDEO, ये हमने लिख दिया एरिया। हमें करना क्या है, हमें समझना है कि OACDEO ये एक ट्रेपीजियम है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि ट्रेपीजियम क्या होता है, तो ट्रेपीजियम होता है एक तरह का क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं। आप देख रहे हैं ये साइड्स क्या है आपस में पैरेलल, और दो साइड्स क्या होती हैं, नॉन पैरेलल। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो इट मींस इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
तो देखिए एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ देयर पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए सम ऑफ देयर पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, AO और दूसरी कौन सी है CE। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनका सम करना है, मतलब ऐड करना है, AO प्लस में CE। AO और CE क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, तो इनको ऐड करना है, इनटू में हाइट। हाइट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हाइट क्या हो गई AD, तो AD हमने लिख दी एज अ हाइट। आई होप सो यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। अब देखिए यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज करना है, वो चेंज किसका है, AD के रिगार्डिंग। वो जो AD लिखा है उसे हम चेंज करेंगे। देखो इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, अगर इस इक्वेशन से मैं AD की वैल्यू निकालूं तो AD इधर चला जाएगा, A इस तरफ चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक देखिए AD इज इक्वल टू CE माइनस DE, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इधर A आ जाएगा। पोजीशन चेंज कर दी है, AD इधर आ गया, A इधर आ गया, तो ये AD की वैल्यू हो गई। इस AD की वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दिस वन इज लाइक हाफ AO प्लस में CE इनटू में, और AD की जगह क्या लिखना है, CE माइनस DE, CE माइनस DE, और नीचे क्या आ जाएगा A, नीचे क्या आ गया A, और ये किसके इक्वल था, S के। आई होप से यहां तक बातें क्लियर होंगी। अब देखिए इधर लिखा है 2, इधर लिखा है A, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2AS, 2A और इधर लिखा है S, 2A को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2AS। नाउ इनकी वैल्यू को पुट करते हैं, AO क्या है U, और CE क्या है V, CE क्या है यहां से लेके यहां तक V, तो इसका मतलब ये हो गया U और ये हो गया V। फिर आते हैं CE पे, तो CE वापस क्या है V, और DE क्या है U, ये क्या है आपके पास V, और ये क्या है U, तो यहां लिख सकते हैं V माइनस U। अब देखिए एक फॉर्मूला बन गया A माइनस B A प्लस B, तो फॉर्मूला क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, दिस इज 2AS, एंड दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दीज आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इनको किस तरीके से डिराइव करना है वो मैंने आपको बताया बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, जो बहुत ही सिंपल है, और आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, मतलब उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको वो पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए हमेशा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो आपको हमेशा समझना है कि आपके पास 2 चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और दूसरे को हम बोलते हैं वर्टिकल। एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरे को हम बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे अगर आपको केस दिया हुआ है कार का, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में केस दिया है कार का, अब कार ऐसे मूव करती है तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। तो कोई भी चीज अगर चल रही है, आप चल रहे हो, गाड़ी चल रही है, तो इसका मतलब वो केस कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल का। अब ऐसे केसेस में अगर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो अगर ये लिखा है ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आप समझ जाइए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर दिया है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा है अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है थ्रू अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप समझिए कि उसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। अब एक्सीलरेशन 0 क्यों हुआ, क्योंकि आपको समझना है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो फाइनल होगी वो ही इनिशियल होगी, तो v माइनस u, तो दोनों बराबर होंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। अगर आपको यह दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ने या फिर किसी गाड़ी ने ब्रेक लगाई और ऑब्जेक्ट फाइनली रुक गया, ऑब्जेक्ट स्टॉप, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट रुकेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन करोगे, कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर क्वेश्चन में दिया है ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मींस एक्सीलरेशन 0 है। और अगर ये दिया है कि ऑब्जेक्ट ने या फिर किसी गाड़ी ने ब्रेक अप्लाई की और वो रुका, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। सो ये कंडीशंस होती हैं हॉरिजॉन्टल की। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल का मतलब होता है इस तरीके से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इसमें हम दोनों केसेस को देखते हैं। तो देखिए पहला केस है अपवर्ड और दूसरा केस है
डाउनवर्ड। अब देखिए अपवर्ड वाले केस, जब आप किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं तो अगर आप उसको कुछ वेलोसिटी नहीं देंगे तो वो चीज ऊपर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। किस केस में? अपवर्ड वाले केस में। यू हैव टू गिव सम वेलोसिटी टू मूव इनटू अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, लेकिन जब वो चीज ऊपर जाएगी तो एक टाइम के बाद रुक जाएगी, तभी तो नीचे आएगी ना। तो इसका मतलब जब भी आप किसी चीज को थ्रो करते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? जीरो। सो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होने वाली है? जीरो। हमेशा याद रखना अपवर्ड वाले केस में, क्योंकि वो बॉल जाके ऊपर जाके रुकेगी। थर्ड चीज, क्योंकि जब आप किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं तो अब आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। कौन उसे कंट्रोल कर रहा है? अर्थ। अर्थ में कौन कंट्रोल कर रहा है? उसकी ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी किसी भी चीज को नीचे खींचती है। और आप जानते हैं उसकी जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी लिखते हैं, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू रहने वाली है आपकी फिक्स हमेशा, ये वैल्यू रहने वाली है हमेशा फिक्स। और इसकी वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये कैसे काम करती है? नीचे की तरफ, लेकिन बॉल कैसे जा रही है? ऊपर। तो इसका मतलब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो इसीलिए नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, फाइनल क्या होगी? जीरो। लेकिन उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ग्रेविटी के, जिसका आंसर क्या होगा? -9.8। नेगेटिव का मतलब है क्योंकि ये अपोज कर रही है ग्रेविटी के डायरेक्शन को। ग्रेविटी नीचे लगती है लेकिन ये उसके अपोजिट डायरेक्शन पे। फिर बात करते हैं डाउनवर्ड कंडीशन की। अब सोचो, अगर आपके हाथ में एक बॉल है, आपने उसे छोड़ा, तो क्या आपको कोई वेलोसिटी देने की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं। अपने आप बॉल क्या होगी? नीचे आएगी। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। आपको कोई वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। फर्स्ट चीज। फिर बात करते हैं सेकंड चीज की। जब बॉल नीचे आएगी तो क्या उसकी वेलोसिटी जीरो होगी? बिल्कुल नहीं। बॉल जब नीचे आएगी ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगी जब वो सरफेस पे आएगी। तो इसका मतलब कभी भी जीरो नहीं होगी। अब क्योंकि ये जा रही है अर्थ की ग्रेविटी की डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब यहां पे जो ए की वैल्यू होगी इट इज इक्वल टू प्लस जी, मतलब प्लस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कुछ कंडीशंस हैं वर्टिकल के रिगार्डिंग। ऊपर फेंकोगे क्या ध्यान रखना है आपको, किन चीजों का, और जब नीचे आएगी कोई चीज तो किस चीज का ध्यान रखना है आपको। आई होप सो ये बात क्लियर हो गई। इसको हम अप्रॉक्स में, कई बार 9.8 को आप देखेंगे बुक में 10 लिखा रहता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे थोड़ा और समझाऊं प्रैक्टिकली, तो इसका मतलब ये हो गया, जब मैं किसी बॉल को थ्रो करता हूं, सपोज टू बी, मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है मैंने 40 दी, 40 मीटर पर सेकंड से मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया, और हमारे पास ये वैल्यू मैंने 10 ले ली, जी की वैल्यू 10 ले ली। तो इसका मतलब क्या है, हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 के हिसाब से कम होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30, फिर एक सेकंड के बाद हो जाएगी 20, फिर हो जाएगी 10, और फिर फाइनली एक सेकंड के बाद 0। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 4 सेकंड के बाद बॉल जो होगी वो रुक जाएगी। 4 सेकंड के बाद बॉल रुक जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने किसी बॉल को ऊपर से छोड़ा और अगर आपसे बोला है कि 4 सेकंड के बाद वो अर्थ पे वापस आती है, तो आप समझिए इस चीज को, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जब वो नीचे आएगी तो ग्रेविटी प्लस में काम करेगी। प्लस का मतलब क्या हो गया, उसकी 10 के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ रही होगी। तो इट मींस पहले सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10, दूसरे सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20, तीसरे सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30, और चौथे सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 40। तो वो आपके हाथ में 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगी। आई होप सो क्लियर होगा। तो इसको अगर हम एनालाइज करें, फील करें, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकती है। एक दो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको अगर समझाऊं सिंपल फॉर्म में, तो मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है व्हेन अ बॉल थ्रो इनटू अपवर्ड डायरेक्शन with a velocity of 60 meter per second, then how much time it take to return back to the same point। जिस पॉइंट से हमने फेंका था उसी पॉइंट पे वापस आने में वो कितना टाइम लेगी, अगर हम उस बॉल को थ्रो कर रहे हैं किससे, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो देखिए कुछ ऐसा होगा, बॉल ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर वापस नीचे आएगी। तो देखिए जब आपने उसे स्टार्टिंग में ऊपर थ्रो किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 60 मीटर पर सेकंड। अब ये केस कौन सा हुआ, जब ये ऊपर जाएगा अपवर्ड का। तो आपको पता है कि जब ये केस ऊपर जाएगा अपवर्ड वाला, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये रुकेगा 0।
ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा तो इसका मतलब a इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू -9.8 या फिर हम 10 मान लेते हैं अभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखिए जो हमारी पहली इक्वेशन होती है, आपको ऐसी इक्वेशन चूज करनी पड़ती है खुद। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझो, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, जी बिल्कुल पता है, रुक गई बॉल तो इसका मतलब 0। इनिशियल कितनी थी 60, एक्सेलरेशन कितना है -10 और टाइम हमें निकालना है। तो इट मीन 60 को इस तरफ लेके आऊंगा तो -60 इज इक्वल टू माइनस, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेकेंड। तो टाइम इसे ऊपर जाने में कितना लगेगा 6 सेकंड। आपको पता है जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है। तो टोटल टाइम कितना हो गया 6 + 6 12। तो इसको टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना होगा 12 सेकंड। तो 12 सेकंड में वापस आ जाएगा उसके हाथों में। आई होप से क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हेन अ कार मूविंग with a velocity of 40 meter per second, and finally a driver applied a brake to stop this car. Finally, a driver applied the brake to stop this car, which take 4 seconds. Find the distance covered by a car. देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपको। इस क्वेश्चन में क्या है, कार मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करी गाड़ी को रोकने के लिए और गाड़ी रुकने में कितना टाइम लगा 4 सेकंड। आपसे पूछा है कि उस 4 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है 40, अगर गाड़ी रुकी तो रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। टाइम कितना लिया इस बीच में उसने 4 सेकंड, और आपसे पूछा है एस का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए आपने जो इक्वेशंस पढ़ी हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसके अकॉर्डिंग सोचिए कि कौन सी इक्वेशन यहाँ ठीक होगी जिसमें हमें चारों वैल्यू मिल जाए। तो uv हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, s देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ a है, t नहीं है। और अगर हम इसमें आते हैं, इसमें हमें s पता है, u हमें बेसिकली पता है, लेकिन s भी नहीं पता हमें यहाँ पे, t तो हमें गिवन दिया है 5 सेकंड, नहीं सॉरी कितना है 4 सेकंड। ओके, तो इट मीन्स इस इक्वेशन में भी परेशानी क्या है कि हमें एक्सेलरेशन नहीं पता। ठीक है जी, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, किसकी दिक्कत आ रही है, एक्सेलरेशन की दिक्कत आ रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन लगाई, छोड़ो, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लगाई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इससे होगा क्या, v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 40, a हमें निकालना है और टाइम कितना है 4। तो इसको हम इस तरफ लेके गए, -40 इज इक्वल टू a इंटू में 4 से कैंसिल आउट हो गया 10, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, एक्सेलरेशन की। तो सबसे पहले हमने क्या निकाली है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालिए, अब तो वैल्यू निकली जाएगी ना। तो इसको निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास जो टर्म गिवन दिया हुआ है लाइक s, सेकंड इक्वेशन लगाए थे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। u कितना है 40, टाइम कितना ले रहा था 4, प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन कितना है हमने निकाल लिया -10, और टाइम की अगर बात करें तो टाइम कितना है 4, तो इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए, हो गया 5। सो 40 इंटू में 4, तो 40 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 160, माइनस 16 इंटू में 5 कितना हो जाएगा -80। तो आंसर कितना आ गया 80 मीटर। तो इसका मतलब वो उस 4 सेकंड के अंदर गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी 80 मीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन निकालने के बाद हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट निकाला बाय यूजिंग दिस सेकंड इक्वेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना इजी हो जाएगा।